और दोस्तों हम लोग किसी भी सवाल को हल करने से पहले उस सवाल के पीछे के कंसेप्ट को समझेंगे। दोस्तों अभी आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, अभी से ही आप किसी भी सवाल को केवल लगाने से मतलब नहीं रखेंगे, उसके पीछे का लॉजिक और जो कंसेप्ट होता है उसको समझेंगे। दोस्तों इसलिए आप किसी भी सवाल को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक सवाल के पीछे मैं उसका कंसेप्ट समझाऊंगा। क्योंकि अगर आप अभी से कंसेप्ट को समझ कर के सवाल लगाएंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा और आप किसी भी सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हल करते हैं प्रश्नावली 1.1 को। दोस्तों यहाँ बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। अब दोस्तों इस सवाल को मैं अपने पेज पर लिख लिया हूँ और वहीं से मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर हमने पहला सवाल को लिखा है। पहला सवाल बोला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पर पहला बात यह है परिमेय संख्या और दूसरा बात यह है पूर्णांक। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है। दोस्तों परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2/3 है, तो ये वाला अंश और हर के रूप में है, तो ये वाला परिमेय संख्या है। और दोस्तों मान लीजिए 5 है, क्या है 5 है, तो 5 के बट्टा में आप 1 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप 5 के बट्टे में 1 लिखते हैं तो अगर आप 5 भाग देंगे 1 से, तो 5 में 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 5 का 5 ही रह जाएगा और अंश और हर के रूप में भी बन गया। अब दोस्तों हमने बोला है कि अगर आप किसी भी संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए कि जो अंश और हर होना चाहिए एक पूर्णांक होना चाहिए। अब दोस्तों पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे जितना होता है सभी पूर्णांक होते हैं। यानी कि दोस्तों एक होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्णांक फर्क होता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और आगे जाते रहता है, यानी कि 1 से लेकर के आपको जितना गिनती आती है सभी क्या होते हैं प्राकृत संख्या होती हैं। लेकिन पूर्णांक में 0 शुरू होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 आगे पूरा। यानी कि इन दोनों में फर्क यह है कि पूर्णांक में 0 होता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल में बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यानी कि शून्य जो है परिमेय संख्या है, इसे आप अंश और हर के रूप में अगर लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या होगा, अगर नहीं लिख सकते हैं तो नहीं होगा। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर 0 के बट्टे 1 लिखेंगे, 0 के बट्टे 2 लिखेंगे, 0 के बट्टे 3 लिखेंगे, 0 के बट्टे 4 लिखेंगे, यानी कि 0 के बट्टे कोई भी संख्या लिख लीजिए तो उसका मान 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा। अगर आप 0 भाग देंगे 1 से तो कितना आता है? 0 आता है। यानी कि 0 को ही हमने 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख लिया। और दोस्तों ये वाला P/Q के रूप में भी हो गया, यानी कि अंश और हर के रूप में भी दिखाई दे रहा है हम लोग को। और दोस्तों यहाँ बोला है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हर होना चाहिए, Q का मतलब हर है यानी कि नीचे वाला, और P का मतलब अंश यानी ऊपर वाला। अब दोस्तों यहाँ बोला है कि जो P और Q होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ पर जो P और Q है क्या है? पूर्णांक है। क्योंकि हमने बोला है कि पूर्णांक 0 से शुरू होता है और आगे जितना गिनती आती सभी होते हैं, तो ऊपर 0 है नीचे 1 है, यानी कि दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। और दोस्तों यहाँ बोला है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हर होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 लिख के काट दिया है। इसका मतलब यह है कि जो हर होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने 0 को P/Q के रूप में लिख दिया और दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, तो आप कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों? 0 एक परिमेय
संख्या है क्योंकि 0/1, 0/2 आदि P/Q के रूप में हैं और दोस्तों जहां आप लिखिएगा कि जहां P और Q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और Q ≠ 0 यानी कि जो हर है 0 नहीं है, अंश और हर दोनों पूर्णांक भी हैं, इसलिए क्या है दोस्तों, यह परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप पूरी कंसेप्ट को समझ करके सवाल लगाएंगे तो आप आसानी से हल करना सीख जाएंगे और आप क्लास 10 में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट आता है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल है, यानी कि दूसरा सवाल को भी आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी पूर्णांक होते हैं या प्राकृत संख्या होते हैं सभी परिमेय संख्या होती हैं। हमने क्या बोला कि जितने भी पूर्णांक होते हैं और जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं, पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्णांक में 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या में 1 से शुरू होता है, यानी कि इसमें 0 नहीं होता है। क्या होते हैं, पूर्णांक और प्राकृत संख्या सभी के सभी परिमेय संख्या होते हैं क्योंकि इसके बट्टे आप 1 लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से आपका P/Q के रूप में हो जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये वाला परिमेय संख्या है। अब दोस्तों यहाँ पूछा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला भी एक तरह से परिमेय संख्या ही है और 3 और 4 के बीच की 6 ठो परिमेय संख्या आपसे पूछा है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता कि 10 और 15 के बीच में 4 ठो परिमेय संख्या बताइए, तो आप बोल देते 11, 12, 13, 14, यानी कि 10 और 15 के बीच में अगर मैं आपसे पूछा तो आपने इस प्रकार 4 ठो बता दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 और 4 है, यानी कि 3 और 4 के बीच में ही आपको 6 ठो परिमेय संख्या बताना है। अब दोस्तों आपको पता है कि 3 और 4 के बीच में 6 ठो परिमेय संख्या तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन निकालेंगे कैसे, ये देखिए। दोस्तों यहाँ पूछा है कि 3 और 4 के बीच में 6 ठो परिमेय संख्या याद कीजिए। अगर 6 ठो पूछेगा तो एक काम कीजिएगा, आप लिखिएगा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, इसलिए 6+1। अब दोस्तों ऐसा हमने इसलिए लिखा है 6+1 क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 3 और 4 है, इसके बीच में आपको 6 ठो पता करना है। तो एक बात आपको पता होगा कि अगर किसी भी संख्या में आप जितना से गुणा कराते हैं अगर उतना ही से आप भाग भी करा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 3 में 7 से गुणा किया और 7 से भाग किया, और यहाँ पर 4 है, इसमें भी काम करेंगे कि 7 से गुणा कराएंगे और 7 से भाग कराएंगे। अब दोस्तों आप कह सकते हैं कि आपको कैसे पता कि आप यहाँ पे 7 से ऊपर नीचे गुणा करा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर पूछेगा कि 6 परिमेय संख्या याद कीजिए, तो आप 6 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। तो आप इस प्रकार से दोनों संख्याओं में 7 से गुणा और 7 से भाग करा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 7 तियाँ 21 बट्टा में 7, और यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28 बट्टा 7। अब दोस्तों 21/7 और 28/7 के बीच में आप 6 ठो परिमेय संख्या बता दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग का 6 ठो परिमेय संख्या हो गया, यानी कि 21 और 28 के बीच में हमने 6 ठो परिमेय संख्या निकाल करके दिखा दिया। इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो गया। दोस्तों आपको टाइम भले लग जाए लेकिन आप किसी सवाल को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक सवाल के पीछे आपको उसकी कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है।
अब दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है जो कि यहाँ पर तीसरा है। दोस्तों यहाँ पर सवाल में बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 5 ठो परिमेय संख्या पूछा है। अब दोस्तों आपको आ चुका होगा, यानी कि आप सेम लिखेंगे पहले की तरह ही, हल 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। दोस्तों हमारी लिखावट थोड़ी सी बुरी हो सकती है, लेकिन आप बात को सुनिएगा सही से और आप अच्छे से लिखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच की 6 ठो परिमेय संख्या पूछा है, सॉरी 5 ठो। अब दोस्तों अगर 5 ठो पूछा है तो हमने बोला है कि अगर 5 ठो चाहे जितना ही पूछे उसमें आप एक जोड़ लीजिएगा, यानी कि जितना ठो पूछेगा उसमें आप एक जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब दोस्तों जब 6 हो गया तो आप 6 से ऊपर गुणा और 6 से नीचे गुणा करेंगे दोनों में, यानी कि 4/5 में भी ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, 76 18 बट्टे 6 5 30 और यहाँ पे 6 चौको 24 और 5 छक्का 30। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मिल गया 18/30 24/30, यानी कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपको 5 ठो परिमेय संख्या बताना है। तो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 18 के बाद 19 होता है, यानी कि 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30। इस प्रकार से 5 ठो परिमेय संख्या हमने बता दी। अब दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हमने कर लिया। दोस्तों यहाँ पर चौथा सवाल पूछा है, मैं आपको दिखाता हूँ किताब से। यहाँ पर जो चौथा सवाल है दोस्तों, बोला है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि यह सत्य है कि असत्य और इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों यहाँ है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है प्राकृत संख्या की और पूर्ण संख्या की। अब दोस्तों प्राकृत संख्या आप जान गए कि 1 से शुरू होता है और आगे जितनी भी गिनती आती हैं सब क्या होती है, प्राकृत संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होता है ना कि यहाँ पर मान लीजिए हमने बोला था कि प्राकृत संख्या में, यानी कि प्राकृत संख्या में क्या होता है कि 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी कि जितने भी गिनतियाँ होती हैं जीरो को छोड़कर क्या होती हैं, प्राकृत संख्या। और दोस्तों जो पूर्ण संख्या होता है, कौन संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जीरो भी होता है, 1 2 3 4 बाकी सब होता है, और इसमें माइनस वाला संख्या भी होता है। यानी कि प्राकृत संख्या में केवल धनात्मक संख्या होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से लेकर धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं होती हैं। किसमें, पूर्ण संख्या में। तो यहाँ बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं पूर्ण संख्याओं में भी होती है, क्योंकि हमने बोला है कि पूर्ण संख्याओं में धनात्मक व ऋणात्मक सभी संख्याएं होती हैं। तो इसमें केवल धनात्मक होता है, तो कहने का मतलब कि इसमें जो संख्याएं होगी वो वाला इसमें भी होगा। तो इस प्रकार से ये वाला बात सत्य है। तो आप लिखिएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याएं होती है, यानी कि इसका कारण ये हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याएं होती है। इस प्रकार से इसका कारण हो जाएगा और ये सत्य है। यहाँ पर दूसरा सवाल है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि यहाँ बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों मैंने आपको पूर्णांक और पूर्ण संख्या बता दिया इसको। और जो तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि आप दूसरा और तीसरा को कमेंट करके बताइए कि ये वाला सत्य है कि ये वाला सत्य है, और सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। तो इस प्रकार से आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने आपको पूर्णांक, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या के बारे में बता दिया। अब दोस्तों इसी प्रकार से करेंगे हम लोग सवाल नंबर प्रश्नावली 1.2 की। तो चलिए देख लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 की। सवाल नंबर पहला को यहाँ बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है
या असत्य है? कारण सहित उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कि यहाँ पर दो ठो शब्द आपको मिले हैं जो कि अपरिमेय और वास्तविक संख्या। अब दोस्तों अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसे समझेंगे, क्योंकि इसे जानने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं अपरिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं कि जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि हमने आपको बोला था परिमेय संख्या में कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय में उसके उल्टा होगा, यानी कि वह संख्या जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है कि इसमें करड़ी वाले संख्या आते हैं, यानी करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4 नहीं आता है, क्योंकि करड़ी में 4 का बाहर 2 निकल जाता है। यानी कि वह संख्या जिसका करड़ी से बाहर न निकले, यानी कि जिसका वर्गमूल न निकले, वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या। और दोस्तों अपरिमेय संख्या की और पहचान होता है, मान लीजिए कोई ऐसी संख्या हो जिसमें अगर आप भाग देते हैं किसी भी संख्या से तो क्या होता है कि आपका मान लीजिए 0.3435678 ऐसा ही आते जा रहा है, यानी कि कभी भी नहीं कट रहा है और संख्याएं बदल बदल करके आती रह रही हैं। तो इस प्रकार से ये वाला संख्या भी अपरिमेय संख्या होता है। और दोस्तों कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे कि अगर आप 1 में भाग देंगे कितना से, अगर आप 1 में भाग देते हैं 3 से, तो आपका यहाँ पर 0.33333 आते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। अब दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं 0 के घात में ऐसे करते हैं, इसको बार बोलते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि 3 आपका एक ही संख्या बार बार आता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब दोस्तों ये वाला परिमेय संख्या होता है, यानी कि अगर कोई संख्या एक निश्चित क्रम में बार बार दोहराए तो वो वाला परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर कोई संख्या दशमलव के बाद पूरा न कटे और संख्याएं रिपीट भी ना हो तो वो वाला अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि अपरिमेय का 2 ही पहचान है कि या तो करड़ी में रहेगा, उसका बाहर नहीं निकलना चाहिए, और दूसरा ये होता है कि वो संख्याएं दशमलव के बाद कभी भी नहीं कटती हैं और संख्याएं दोहरती भी नहीं हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे दोहरा रहा है 3 उसी प्रकार से इसका नहीं दोहरा रहा है, 3 4 3 5 6 7 8 9 आ रहा है। अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से भी आता, यानी कि दशमलव के बाद मान लीजिए आपका 6 7 बार बार है, तो कहने का मतलब जो 67 है 67 बार बार दोहर रहा है, तो ये वाला ही परिमेय संख्या होगा। यानी कि यहाँ पर भी संख्याएं एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है। अगर संख्याएं दोहराए तो ये परिमेय संख्या, अगर ना दोहरे और कभी कटे भी ना तो ये वाला अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों बात ये आती है वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि जिस संख्या का आप कल्पना कर सकते हैं सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि चाहे करड़ी में हो, अंडरवुड में हो, दशमलव में हो, बट्टा में हो, कुछ भी संख्या हो, यानी किसी प्रकार की दुनिया में संख्या होती है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो बात सही है, जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याओं में आती हैं। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं में आती हैं। इस प्रकार से ये सत्य हो जाएगा और इसका कारण लिख दीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा विकल्प है। दूसरा विकल्प बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि ये बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो ऐसा नहीं दोस्तों, यानी कि ये बोला है कि अगर आप संख्या रेखा पर किसी भी प्राकृतिक संख्या को रखेंगे करड़ी में, तो उसका जो वर्गमूल आएगा हमेशा यम के रूप में ही रहेगा, यानी करड़ी के रूप में ही रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से ये वाला असत्य है। इस प्रकार से दोस्तों इसको भी आप कर सकते हैं।
इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा विकल्प है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों ये वाला सत्य है, क्योंकि यहाँ बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि हमने आपको बोला है कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव, बट्टा, जितने भी संख्या होते हैं सभी संख्या आती हैं। यानी कि अगर वास्तविक संख्या है तो उसमें अपरिमेय वाला भी आएगा। तो इस प्रकार से ये वाला भी सत्य हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं सभी संख्याएं होती हैं, इसलिए ये वाला प्रत्येक वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या होती हैं। इस प्रकार से इसका रीजन हो जाएगा और दोस्तों आप आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला सवाल है, यानी कि बोला है दोस्तों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी कि ये बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यानी कि मैंने आपको बोला था भी कि अगर कोई भी करड़ी में संख्या हो और उसका बाहर न निकले वर्गमूल तो वो वाला अपरिमेय होता है। लेकिन अगर कोई भी संख्या करड़ी में है और उसका बाहर निकल जाता है तो वो वाला परिमेय होता है। लेकिन यहाँ ये बोला है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी कि मैंने मान लिया, आप लिखिएगा माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब दोस्तों अगर मैं धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मान लूँ तो क्या होगा, सबको करड़ी में करेंगे। यानी कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, करड़ी में। तो इस प्रकार से करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, करड़ी में 5, करड़ी में 6 आप लिखेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे करड़ी में 1 का बाहर 1 निकल जाता है तो ये वाला तो परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पे करड़ी में 2 नहीं निकलता है, करड़ी में 3 नहीं निकलता है, लेकिन करड़ी में 4 का 2 बाहर निकलता है ना, क्योंकि करड़ी में 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और 1 जोड़ 1 बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से 4 का भी 2 निकल गया। तो इस प्रकार से यहाँ बोला था कि सभी अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या है। से हमने यहाँ पे उदाहरण दिया तो ये वाला अपरिमेय है और ये वाला अपरिमेय है, लेकिन ये वाला परिमेय है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण दे दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है। दोस्तों अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर तीसरे को, यानी कि यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा में बोला है दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दोस्तों इस सवाल को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको देख लेते हैं तो चौथा सवाल भी कर पाएंगे, क्योंकि तीसरा सवाल और चौथा सवाल दोनों सेम है, यानी कि एक ही है। दोस्तों चौथा सवाल तीसरा सवाल से भी आसान है। अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो सबसे पहले तो आप चौथा सवाल को ही कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुजों के लिए लागू होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं जहाँ पे एक ठो कोण 90 अंश का होता है। दोस्तों इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। दोस्तों जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यानी कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये वाला पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। अब दोस्तों यहाँ पर जो करड़ी में 5 है, इसके लिए आपको ये वाला सूत्र जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको हल करने से पहले हम लोग इसे ही समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ बोला है कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को निरूपित करना है। तो इसके लिए आपको पता है, आपने क्लास 6 में या 8 में संख्या रेखा बनाया होगा, तो उसमें क्या करते होंगे आप कि सबसे पहले तो आप इंच से एक ठो लाइन खींचते हैं और उसमें बीच में 0 होता है। यानी कि मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने
खींच लिया इस प्रकार से। अब दोस्तों इसमें आप नाप नाप के बिंदु मानिएगा, यानी कि अनठेकानी मानेंगे तो आपका गलती हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे नाप नाप करके मान लेता हूँ। एक ठो मान लीजिए यहाँ मान लिया मैं, एक ठो यहाँ मान लिया, एक ठो यहाँ मान लिया, और एक ठो यहाँ मान लिया, एक ठो यहाँ मान लिया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3-4 ठो मान लिया। दोस्तों शायद ये वाला दूरी काफ़ी दूर हो जाएगा, इस प्रकार से बीच में मैं एक ठो और मान लेता हूँ यहाँ पे। मतलब जितना भी मानिएगा आप नाप के मानिएगा, क्योंकि अगर कम बेसी होगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से मैं इसके सीधे में इस जगह मान लेता हूँ बिंदु को। दोस्तों थोड़ा सी ये दिक्कत हो रही है कैमरा की वजह से, तो आप समझिएगा बात को, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। दोस्तों यहाँ पर मैं बीच मानता हूँ कितना, 0। आपको पता है कि इधर पॉजिटिव मानते हैं, यानी कि 1 2 3 4, इधर नेगेटिव होता है यानी कि माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4। अब दोस्तों यहाँ पर करना ये होता है कि सबसे पहले आपको आधार 1 मानना होता है और लंब को भी 1 ही मानना होता है, यानी कि जितना आधार रहेगा उतना ही लंब मानना है। यानी कि आधार 1 मानेंगे तो लंब भी 1 ही मानना है आपको, इस बात का ख्याल रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर लंब को नाप करके लिखेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे आधार को नापा है कितना, इतना नापा है, तो लंब को भी उतना ही नाप लेंगे। इसको आप सावधानी देखिएगा इस प्रकार से। दोस्तों इस बिंदु को आप सही से मानिएगा, क्योंकि हिलना नहीं चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो आधार है, आधार हमने यहाँ पे 1 मान लिया, और यहाँ पर जो लंब है, लंब को भी हमने यहाँ पे 1 मान लिया। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसी कर्ण का, तो कर्ण कौन सा होगा, कर्ण ये वाला हो जाएगा। यानी कि अगर आप 0 को इसके शीर्ष से मिला देंगे तो ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये वाला आपका कर्ण हो गया। अब दोस्तों अगर इसकी कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना हो जाएगा, आपको पता है कि आप कर्ण निकालने के लिए क्या करना होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब हमने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और आधार के स्क्वायर, यानी कि आधार हमने माना है कितना, आधार माना हमने 1 तो 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, इस प्रकार से 1 1 2 हो जाएगा। यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर 2 है। अगर आप केवल कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर हो जाता है दोस्तों करड़ी में 2, यानी कि अगर इधर स्क्वायर ख़त्म होगा तो इधर पकड़ेगा करड़ी में। इस प्रकार से कर्ण का मान हो गया करड़ी में 2। अब दोस्तों आप ये समझिए कि ये वाला मान हो गया करड़ी में 2। अब दोस्तों जैसे ही ये वाला करड़ी में 2 हो गया तो आपको एक बार फिर इसको मानना है आधार, जिस प्रकार से यहाँ पे आधार था। अब दोस्तों इसको आपको मानना है आधार। अगर आप इसको आधार मान लिए तो एक ठो आपको लंब खींचनी है, कितने का, 1 सेंटीमीटर का। यानी कि लंब हमेशा आपका सेम ही रहेगा, यानी कि जितना आप इसको माने थे उतना ही ये वाला ऊपर भी एक ठो और लंब खींचना है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे एक ठो और खींचता हूँ। दोस्तों आप बात को समझिएगा, हो सकता है कि मेरे से छोटा बड़ा खिंचा जाए, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल है, कैमरा लगी हुई है, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से एक बार 1 मान लेना है, क्या, लंब। अब दोस्तों यहाँ पे आपका लंब कितना हो गया, यहाँ पे लंब हो गया 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आधार हो गया करड़ी में 2। अब दोस्तों अगर आपका लंब हो गया 1 और आधार हो गया करड़ी में 2, तो इसका कर्ण कितना होगा, आप ध्यान दीजिए। यहाँ इसको मिलाएंगे, अब ये वाला इसके कर्ण का काम करेगा। अब दोस्तों अगर फिर से इसे कर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता है लंब के स्क्वायर, यानी कि लंब कितना है दोस्तों, लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर,
इसके बाद होता है आधार के स्क्वायर, यानी कि आधार कितना है, करड़ी में 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 होता है, और अगर कोई भी संख्या करड़ी में है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाता है। इस प्रकार से अगर करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आपका 2 आएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा 3। अब दोस्तों कर्ण के स्क्वायर का मान हो जाएगा 3, अगर सिर्फ कर्ण की बात करेंगे तो करड़ी पकड़ लेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ये वाला करड़ी में 3। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला करड़ी में 3 निकल गया। अब दोस्तों हमेशा से आपको दोस्तों यहाँ पे जो हमने लिखा है आप इसको अपने नीचे सही से लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बोला था कि आपको लंब हमेशा एक ही मानना है, जैसे कि इसका कर्ण इस त्रिभुज के लिए आधार बन गया था। अब दोस्तों इसी प्रकार से इस त्रिभुज का कर्ण एक ये वाला आधार बन जाएगा, और फिर इसके आगे आप 1 सेंटीमीटर फिर से नापेंगे, यानी कि इस प्रकार से आप फिर नापेंगे। अब दोस्तों अगर आप नापेंगे तो इसका फिर एक कर्ण बनेगा जो कि 4 का हो जाएगा। कितना दोस्तों, अंडर में 4 का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे 4 आएगा ये वाला फिर आधार काम करेगा, और एक बार फिर खींचेंगे आप ऐसे लंब, कितने का, इसी के बराबर का, यानी कि इतना ही बड़ा होना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हमें यहाँ पे थोड़ी सी नाप कर खींचने में दिक्कत हो रही है कैमरा की वजह से, तो मैं यहाँ पे अनठिकाने ही खींच लेता हूँ, आप नाप करेंगे। तो इस प्रकार से मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बार फिर से मान लीजिए सेंटीमीटर जो भी होगा मैंने यहाँ पे खींच लिया। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे खींचेंगे तो आपका लंब हो गया 1 और आधार हो गया यहाँ पे करड़ी में 4। अब दोस्तों अगर आप इसको निकालेंगे तो ये वाला आएगा दोस्तों करड़ी में 5, क्योंकि आपको पता है जब 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि लंब के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और आधार के स्थान पे करड़ी में 4 रखेंगे तो 4 के करड़ी खत्म हो जाएगा, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा, जो कि कर्ण कितना निकल जाएगा, करड़ी में 5। अब दोस्तों आपको जो दिखाना है, निरूपित करना है, करड़ी में 5 ही करना है, यानी जितना करना पड़ेगा करड़ी में, यानी कि जो त्रिभुज बनेगा उसका कर्ण उतना ही होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर 5 करना था तो जब तक 5 नहीं आया तब तक हमने इसको बढ़ाते गया, यानी कि लंब हमेशा 1 मानते गया, और जो कर्ण आ रहा था उसको हमने आधार मानते गया। तो इस प्रकार से जब आपका कर्ण 5 आ जाएगा तो क्या करना होगा ना, प्रकाल में पेंसिल लगा करके ये वाला यहाँ पे पॉइंट पर रखेंगे, यानी कि ये वाला बिंदु आप सही से मान लीजिएगा, ये वाला हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वाला, और इस पेंसिल को आप यहाँ पे, यानी कि जो इसका यहाँ है यहाँ पर रखेंगे, और दोस्तों यहाँ होने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको आप इस प्रकार से मिला लेंगे। दोस्तों ये वाला 3 से पीछे ही आएगा, लेकिन हमारा 3 से आगे चला जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने मन से ही पेन से खींच लिया था। अगर आप नाप खींचेंगे तो आपका 2 से कुछ आगे जाएगा, यानी कि इतना आगे नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ जाएगा वहाँ पे आप ऐसे करके और इसका नाम रखिएगा करड़ी में 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कैमरा प्रॉब्लम की वजह से हमने नाप करके नहीं खींचा था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि आपको किस प्रकार से करनी है। यहाँ पे जितना आधार मानेंगे उतना ही लंब मानेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे 1 लिया तो इसी के बराबर यहाँ पे हमने लंब खींचा। दोस्तों जो इसका कर्ण निकलेगा अगले त्रिभुज के लिए आधार काम करेगा, और यहाँ पे आप लंब को इसी के बराबर खींचेंगे, यानी कि जो लंब होगा लंब हमेशा एक ही रहेगा, चेंज कभी भी नहीं करना है इसको, आधार भर चेंज होगा, क्योंकि अगले वाले त्रिभुज के लिए जो कर्ण होता है वही आधार काम करता है। तो इस प्रकार से जब आपका जो कर्ण होता है करड़ी में 5 आ जाता है तो आप यहाँ से प्रकाल को रख करें और पेंसिल को यहाँ रख करके आप मिलाएंगे, तो आपका जहाँ पे कटेगा वहाँ से और इसके बीच की दूरी को आप इस प्रकार दिखा करके आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा होता कि करड़ी में 3 को किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका करड़ी में 3 यहाँ पर ही आ गया था। अगर आपका करड़ी में 3 यहाँ पर ही आ गया तो इस प्रकार से पेंसिल के नोक प्रकाल की नोक को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पे, और इस प्रकार से आप मिला दिए होते, जहाँ पे आपका मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उसके बीच की दूरी को आप लिख लेते करड़ी में 3
इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी बहुत ही आसान तरीक़ों से आई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।